अयांश मल्होत्रा, जिसकी उम्र 26 साल, लंबाई 5.6, गोरा रंग, झील सी गहरी आंखें जो इनके मुंह से ज़्यादा बातें करती हैं। पर्सनालिटी ऐसी कि जिसको देखते ही पहली नज़र में प्यार हो जाए। और इनका गुस्सा उसके तो कहने ही क्या, हरदम नाक पर सवार रहता है। अयांश अपनी शर्तों पर जीने वाला इंसान है। उसके बिजनेस सेंस के आगे कोई टिक नहीं पाता। उसके हिसाब से प्यार और जज्बात इंसान को कमज़ोर करने वाले एहसास हैं जिनसे वह दूर ही रहता है। राजवर्धन मल्होत्रा, मल्होत्रा परिवार के मुखिया और अयांश के दादाजी। अयांश अपने दादाजी से बेहद प्यार करता है। उनकी कही हर बात को पूरा करना वो अपना फर्ज समझता है। बस एक शादी के अलावा वो उनकी हर बात मानता है। वो दिल के मरीज हैं और अक्सर उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। इसलिए अयांश उनकी जरा सी तकलीफ पर घबरा जाता है और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। विदित मल्होत्रा, अयांश के पिता, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक। इनकी कंपनी मुंबई की टॉप कंपनियों में से एक है जिसमें अयांश का बहुत बड़ा योगदान है। सुषमा मल्होत्रा, अयांश मल्होत्रा की मां, ये हाउसवाइफ हैं। कनिका मल्होत्रा, अयांश की छोटी बहन और परिवार की जान। आइए अब मिलते हैं तनुश्री से। हमारी कहानी की हीरोइन तनुश्री एक साधारण से परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। वह अयांश से बिल्कुल उलट हैं। वो एक हंसमुख और मिलनसार लड़की है जो प्यार को भगवान की बख्शी नेमत मानती है। इनके परिवार के नाम पर केवल नाना नानी हैं। तनुश्री जॉब करके अपने नाना नानी का सहारा बनना और अपने छोटे छोटे ख्वाबों को पूरा करना चाहती है। शाम के समय अंधेरा थोड़ा सा गहराने लगा था। एक मंदिर में रखी माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी तनुश्री प्रार्थना कर रही थी। माँ, आज का दिन भी बेकार गया। आज फिर मुझे नौकरी नहीं मिली। माँ, ऐसा कब तक चलेगा? इतना वक्त हो गया एक नौकरी की तलाश कर रही हूँ। हर रोज एक नई उम्मीद के साथ घर से निकलती हूँ मगर हर बार निराशा ही मिलती है। थक गई हूँ इंटरव्यू दे देकर। अब आप ही कुछ कीजिए माँ, आप तो सबकी मदद करती हैं, मेरी भी मदद कीजिए ना। एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दीजिए जहाँ मैं इज्जत से काम कर सकूँ। प्लीज़ माँ, मेरी मदद कीजिए। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, घर में मेरी नानी परेशान हो रही होंगी। ओके बाय। प्रार्थना करके तनुश्री मंदिर से बाहर निकल गई। अंधेरा बढ़ रहा था। तनुश्री सड़क पार करके दूसरी साइड जाने लगी थी। सड़क के बीचों बीच अचानक उसकी चप्पल टूट गई तो वो खड़ी होकर अपनी टूटी चप्पल उठाकर देखने लगी कि तभी एक कार एकदम से उसके पास आकर रुकी। तनुश्री सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अगर वो कार चालक एकदम से ब्रेक न लगाता तो कार उसे टक्कर मारती हुई आगे निकल जाती। अचानक अपने सामने कार देखकर तनुश्री डर गई और घबराकर जोर से अपनी आंखें मूंद लीं। फिर गाड़ी का हॉर्न सुनकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो देखा गाड़ी चालक उसे गुस्से से घूरते हुए देख रहा था। उसे गुस्से में देखकर तनुश्री खिसियानी सी मुस्कान मुस्काई। फिर बड़े अंदाज से एक हाथ में पकड़ी टूटी चप्पल दिखाकर दूसरे हाथ से अपना कान पकड़ लिया। उसकी टूटी चप्पल देखकर वो गाड़ी चालक सारा माजरा समझ गया। फिर उसने घूरकर उसे देखते हुए गाड़ी के आगे से हटने का इशारा किया तो वो खुश होकर वहां से भाग गई। वो कार चालक भी बड़बड़ाते हुए कार चलाकर आगे बढ़ गया। अपने घर का दरवाजा खोलकर तनुश्री अंदर दाखिल हुई। किसी के आने की आहट सुनकर तनुश्री की नानी माँ बोली, अरे तनु बेटी, तुम हो? हाँ नानी माँ, मैं हूँ। थकी सी आवाज़ से तनुश्री ने जवाब दिया, आज इतनी देर कहाँ लग गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ नानी माँ, आज थोड़ी देर हो गई। तनुश्री अपना पर्स एक तरफ रखकर अपनी नानी के पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाती है नानी, तुम बेवजह परेशान मत हुआ करो। जवान बेटी जब तक घर नहीं आ जाती तब तक तो उसकी चिंता होगी ही। क्या बात है तनु, आज बहुत थकी सी लग रही हो। कि आज भी कोई नौकरी नहीं मिली? अगर इतनी आसानी से नौकरी मिल जाती तो ये जिंदगी कितनी आसान हो जाती नानी। और अगर जिंदगी आसान हो जाती तो जीने का मजा ही क्या रहता। आवाज सुनकर तनुश्री ने आवाज की दिशा की तरफ देखा। दरवाजे पर अंकुश खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अंकुश तनुश्री का पड़ोसी और बहुत अच्छा दोस्त है और तनुश्री से बेहद प्यार करता है, लेकिन तनुश्री इस सच से अनजान है। अंकुश अपनी माँ और बीमार पिता के साथ रहता है। उस पर उसकी जवान बहन की शादी की जिम्मेदारी है। अंकुश एक पढ़ा लिखा नौजवान है और उसे भी एक नौकरी की तलाश है। उसे देखकर तनुश्री के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंकुश, तुम आओ ना, मैं देखने आया था
कि तुम आ गई हो या नहीं आई। नानी बहुत परेशान थी तुम्हें लेकर। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है आज भी कहीं बात नहीं बनी और परेशान होकर यूं ही सड़कों पर घूमती रही हो ना। तनुश्री ने मायूस होकर नजरें झुका लीं। अंकुश उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोला, परेशान होकर क्या होगा तनु, सब ठीक हो जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी। मगर कब? 2 साल से भटक रही हूँ। सारी दुनिया के लिए नौकरी है, लगता है हमारे लिए ही कोई नौकरी नहीं है। अंकुश, क्या तुम्हें मिली कोई नौकरी? अंकुश हंसते हुए, जब तुम जैसी खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की को अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली तो मुझे कौन देगा नौकरी? चेहरे पर परेशानी के भाव लिए तनुश्री बोली, मगर कब तक ऐसे चलेगा अंकुश? सारी सेविंग खत्म हो गई है। नाना जी कब तक घर की जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अगर जल्दी नौकरी नहीं मिली तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। तुम क्यों फिक्र करती हो? सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। नानी तनुश्री के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तनु बेटी, तुम क्यों फिक्र करती हो? कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। नानी ठीक कहती हैं तनु, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और फिर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम दोनों साथ हैं तो फिक्र की क्या बात है? अंकुश ने प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहा तो उसे देखकर तनुश्री भी धीरे से मुस्कुरा दी। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन। आज विद्युत जी जैसे ही सुबह ऑफिस पहुंचकर अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ काम करने ही वाले थे कि तभी एक लड़की दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे पीछे ऑफिस का पियून भी अंदर आया तो उस लड़की को डांटते हुए कह रहा था, तुम इस तरह अंदर कैसे चली आई? चलो निकलो बाहर, देखो शराफत से निकल जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। विदित जी, क्या बात है मोहन, ये सब क्या हो रहा है? पियून, देखिए ना सर, ये लड़की जबरदस्ती अंदर घुस आई। मैंने कितना रोकने की कोशिश की मगर ये मुझे चकमा देकर अंदर आ गई। तनुश्री अपने हाथ जोड़ते हुए, सर प्लीज, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुझे आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए प्लीज सर। अंदर आने वाली लड़की ने विदित जी से विनती की तो उन्हें उसकी मासूम आंखें देखकर उस पर तरस आ गया। विदित जी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए फिर कुछ सोचकर बोले, फिर वो पियून की ओर देखकर बोले, तुम जाओ। पियून, जी सर। विदित जी उसे वार्न करते हुए बोले, आइंदा से ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा से ना हो। पियून, जी सर। पियून बाहर चला गया तो विदित जी उस लड़की, जो कोई और नहीं तनुश्री थी, उसकी तरफ देखकर बोले, कहो क्या बात है और ये कौन सा तरीका है किसी से मिलने का? इस तरह जबरदस्ती ऑफिस में घुसकर क्या बात करना चाहती हो मुझसे? तनुश्री बेचारा सा मुंह बनाते हुए, आई एम सॉरी सर, मेरी इस हरकत के लिए, मगर मैं मजबूर थी। आपसे मिलने का एक यही तरीका था मेरे पास, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके, आओ बैठो। तनुश्री कुर्सी की तरफ बैठते हुए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कहकर विदित जी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। विदित जी, जो उसकी एक एक हरकत पर बहुत गौर कर रहे थे, अब कहो क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? तनुश्री, सर वो मैं, प्लीज सर, यू डोंट माइंड। अगर मैं, तनुश्री अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए टेबल पर रखे पानी से भरे गिलास को देखते हुए बोली। विदित जी समझ गए कि उसे पानी चाहिए तो उन्होंने उसे पानी पीने की इजाज़त दे दी। तनुश्री जल्दी से पानी का गिलास लेकर एक ही सांस में सारा पानी पी गई। पानी पीकर उसने गिलास टेबल पर रख दिया और बोली, आई एम सॉरी सर, आपसे मिलने के लिए सुबह से गेट के बाहर खड़ी थी, इसलिए प्यास लग गई और सामने पानी देखकर खुद को रोक नहीं पाई, सॉरी। नो इट्स ओके, अगर और पानी चाहिए तो? नहीं सर, और कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। सो अब बताओ क्या काम है तुम्हें? मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? और तुम हो कौन? तनुश्री अपना चेहरा पोंछते हुए, सर मेरा नाम तनुश्री है, तनुश्री शर्मा। वो न्यूज़पेपर में आपकी कंपनी का ऐड देखा था कि आपके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, मैं उसी की इंटरव्यू के लिए आपके पास आई थी। ओह, मगर उसकी इंटरव्यू तो कल है, तुम गलत समय पर आई हो। और ये क्या तरीका है इंटरव्यू देने का? अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो सलीके से इंटरव्यू देने आना, ये कोई तरीका नहीं है ऑफिस में ज़बरदस्ती घुसकर इंटरव्यू देने का। मैं जानती हूँ सर कि मेरा तरीका गलत है, मगर सर 2 साल से मैं नौकरी के लिए भटक रही हूँ, थक गई हूँ इंटरव्यू दे देकर, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। सर कल अगर मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई तो वही होगा जो पिछले 2 साल से हो रहा है। सर प्लीज़ एक बार आप मेरी इंटरव्यू ले लीजिए, यकीन मानिए सर मैं इस नौकरी के काबिल हूँ, मुझ में हर वो काबिलियत है जो आपको इस कंपनी के लिए चाहिए।
देखो बेटा, अगर आप में काबिलियत है और आप इस नौकरी के काबिल हैं तो आपको ये नौकरी जरूर मिलेगी। इसलिए आप इंटरव्यू के लिए कल आइए। तनुश्री दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए, सर मुझे अपनी काबिलियत पर शक नहीं है, मगर अगर कल कोई मुझसे भी बेहतर आपको मिल गया तो मुझे ये नौकरी भी नहीं मिलेगी ना। विदित जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तनुश्री ने मायूसी से अपना चेहरा झुका लिया। विदित जी ने उसे देखा। उसका मासूम सा उदास चेहरा देखकर न जाने क्यों उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। वैसे उसके इस तरह उसके केबिन में जबरदस्ती घुसाने से उनको बुरा भी लग रहा था और उस पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर न जाने क्यों वो उस पर गुस्सा नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी नरमी से उन्होंने उससे पूछा, हम तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? तनुश्री एकदम से यही कि कल की बजाय आप आज ही मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। विदित जी अब थोड़े गुस्से से, मिस तनुश्री यही नाम है ना तुम्हारा? तनुश्री थोड़ा झेपते हुए, जी सर। क्या तुम पागल हो? आर यू मैड? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? तनुश्री बेहद घबराते हुए, आप गुस्सा मत होइए सर, मैं जानती हूँ ये ठीक नहीं है, ये रूल्स के खिलाफ है, मगर आप तो मालिक हैं ना सर, आपको कोई कुछ कैसे कह सकता है? मैं ये नहीं कहती कि मैं बेस्ट हूँ, मगर मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं आपको बेस्ट बनकर दिखाऊंगी। मुझे बस एक मौका देकर देखिए सर। विदित जी डपटते हुए, देखो तुमने मुझसे 5 मिनट मांगे थे जो पूरे हो चुके हैं। इंटरव्यू कल है तो तुम कल इंटरव्यू के लिए आ जाना। अगर तुम इस नौकरी के काबिल हो तो तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है किसी से नौकरी मांगने का। अब तुम जा सकती हो। तनुश्री फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हुए, मगर सर। विदित जी अपने सामने रखी फाइल खोलते हुए, प्लीज यू कैन गो नाउ। जी आई एम सॉरी सर, मैंने आपका कीमती वक्त बर्बाद किया। आई एम सॉरी। तनुश्री निराश होकर वापस जाने लगी। मायूसी से उसका फूल सा खिला चेहरा मुरझा गया था। धीरे धीरे उसके उठते कदमों से पता चल रहा था कि वो बिल्कुल निराश हो चुकी थी। उसका इस तरह निराश होकर जाना विदित जी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसका फूल सा मुरझाया चेहरा देखकर उन्हें न जाने क्यों उस पर दया आ रही थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी, बरबस उनके मुंह से निकल गया, सुनो। तनुश्री चौंकते हुए एकदम से पलटकर पीछे देखा। यहाँ आओ। धीरे धीरे चलकर तनुश्री विदित जी के सामने आकर खड़ी हो गई। वे उसे गौर से देख रहे थे। विदित जी आवाज में गंभीरता लाते हुए, तो तुम्हें नौकरी चाहिए? तनुश्री ने हल्के से हाँ में गर्दन हिला दी। विदित जी ने उसके हाथ की ओर इशारा करते हुए, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जी वो ये मेरा सीवी है, दिखाओ। तनुश्री हैरानी से, जी। विदित जी थोड़ा और जोर से बोलते हुए, अपना सीवी दिखाओ मुझे। तनुश्री ने अपना सीवी की फाइल विदित जी को दे दी। विदित जी उसकी फाइल देखने लगे। फाइल देखते हुए वो बोले, नाइस, वेरी गुड, तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो काफ़ी अच्छी है, हर सब्जेक्ट टॉप किया है। गुड, वेरी गुड। तुम्हारा इतना अच्छा सीवी होने के बावजूद तुम्हें अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली? तनुश्री दुख के साथ, मैं काम की तलाश में बहुत जगह गई थी सर, मगर कभी किसी ने मेरी फाइल देखी तक नहीं और न ही किसी ने काम का कोई सवाल पूछा, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई सिफारिश है और ना रिश्वत देने के लिए पैसे। विदित जी एकदम से आश्चर्यचकित होकर बोले, व्हाट? नौकरी देने के लिए ये सब कौन मांगता है? तनुश्री गर्दन नीचे किए हुए, मांगते हैं सर, बहुत से लोग मांगते हैं। कुछ लोग सामने से मांगते हैं, कुछ लोग घुमा फिरा कर मांगते हैं, और अगर कहीं इसके बिना नौकरी मिली भी तो दबे शब्दों में कहा गया कि मुझे कुछ समझौते करने होंगे जो मुझे मंजूर नहीं थे। कहते हुए तनुश्री ने अपनी नजरें और झुका लीं। उसकी आंखें नम हो गई थीं। ये सुनकर विदित जी को भी बुरा लगा। वो समझ सकते थे कि एक जवान लड़की से क्या समझौता करने को कहा जा सकता है। विदित जी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि किसी को नौकरी देने के लिए लोग इस तरह की फरमाइश कर सकते हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी कंपनी में ऐसी कोई फरमाइश ना हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम्हें मुझसे ऐसी नौकरी मांगते हुए ऐसा नहीं लगा मैं या मेरा बेटा भी तुमसे ऐसी कोई फरमाइश कर सकता है? तुम्हारी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना कि आप बड़े पक्के उसूलों वाले इंसान हैं।
आपकी कंपनी में मेहनत और ईमानदारी को अहमियत दी जाती है। आप मेहनती लोगों की इज्जत करते हैं। इसलिए मैंने जब आपकी कंपनी की ऐड देखी तो मुझे लगा कि अगर मैं सीधे आपसे मिलूं तो शायद आप मेरी बात सुनेंगे। देखिए सर, मैं जानती हूँ मेरा तरीका गलत है, मगर मुझे एक मौका देकर देखिए, आपको मुझसे निराशा नहीं होगी। प्लीज़ सर। तनुश्री की बात सुनकर विदित जी कुछ सोचने लगे, फिर कुछ सोचकर एक गहरी सांस लेकर बोले, देखो बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की, लेकिन अगर इस वक्त मैं तुम्हें नौकरी दे देता हूँ तो ये लोगों पर गलत मैसेज जाएगा। फिर हर कोई ऐसे ही नौकरी मांगने चल पड़ेगा। हर कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें मैं भी नहीं तोड़ सकता। और फिर कल जो लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? वो लोग जो उम्मीद लेकर आएंगे, हम उनकी उम्मीदों को भी तो नहीं तोड़ सकते। फिर थोड़ा रुक कर कुछ सोच कर बोले, देखो तुम ऐसा करो, तुम कल आ जाओ इंटरव्यू के लिए। विदित जी का जवाब सुनकर तनुश्री का चेहरा उतर गया। उसका उदास चेहरा देखकर वो बोले, घबराओ मत, हमारी कंपनी में किसी से कोई कीमत नहीं मांगी जाती। मैंने तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स देख लिए हैं, तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तनुश्री थोड़ा चौंकते हुए, थैंक यू सो मच सर, कहकर वो मुस्कुरा दी। एक हल्की सी मुस्कान के साथ अविश्वास और चिंता की रेखाएं भी देखी थीं विदित जी ने उसके चेहरे पर। तनुश्री ऑफिस से निकलकर जैसे ही कंपनी के गेट पर पहुंची कि तभी एक कार एकदम से उसके पास आकर रुकी। तनुश्री गेट के बीच खड़ी थी। अगर वो कार चालक एकदम से ब्रेक न लगाता तो कार उसे टक्कर मारती हुई आगे निकल जाती। अचानक अपने सामने कार देखकर तनुश्री बहुत ज्यादा घबरा गई। फिर गाड़ी का हॉर्न सुनकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो देखा गाड़ी चालक उसे गुस्से से, उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तनुश्री उसे देखकर इतना ज्यादा घबरा गई कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो अभी भी गेट के बीच में खड़ी हुई है। तभी गार्ड जल्दी से भागते हुए वहां आया और उसने तनुश्री का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ को खींच लिया। गुस्से में भरा वो कार चालक अपने जबड़े कसते हुए कार चलाकर आगे बढ़ गया। ये कार चालक कोई और नहीं बल्कि अयांश था, जो अभी अभी ऑफिस आया था। अगले दिन विदित जी के कहे अनुसार तनुश्री को कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल चुकी थी। मल्होत्रा मेंशन पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर डिनर करके बैठा था और आइसक्रीम का इंतजार हो रहा था, जिसे लेने के लिए अयांश की मम्मी किचन में चली गई थी। सभी आपस में बातें कर रहे थे। आज अयांश की वजह से मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, तो सभी बहुत खुश थे। अयांश वहां से उठकर हॉल में सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। साथ ही अपने दादाजी और बहन की नोकझोंक सुनकर वह भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पा रहा था। उसका मूड भी अच्छा देखकर राजवर्धन जी उसकी तरफ देखकर बोले, बरखुरदार, जो तुम चाहते थे वो मुकाम तुमने हासिल कर लिया है। अब तो हमारी कंपनी नंबर 1 पर आ गई है और विदित भी अब एकदम से फिट है और अपना काम भी संभाल लिया है। तो अब शादी के बारे में क्या ख्याल है? दादाजी की बात सुनकर अयांश एकदम से चिहुक उठा। क्या दादाजी, आपकी गाड़ी हमेशा मेरी शादी पर आकर ही क्यों अटक जाती है? राजवर्धन जी नाराज होते हुए, तुमने हमसे कंपनी संभालने तक का समय मांगा था, हालातों को देखते हुए हमने दिया भी। अब जब सब कुछ ठीक है तो फिर और किस चीज़ का इंतजार है? अयांश थोड़ा नाराज होते हुए, दादाजी, आप मेरी शादी के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहता। आज राजवर्धन जी भी बहुत गुस्से में आ गए। अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, शादी की उम्र हो गई है। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं बिना तुम्हारी दुल्हन को देखे ही इस दुनिया से चला जाऊं? दादाजी प्लीज इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। इतना कहकर वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगता है। उसको इस तरह से जाता देखकर राजवर्धन जी गुस्से से गरजते हुए, जाने से पहले मेरी एक बात सुनकर जाओ। अयांश, मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर अगले 15 दिन में तुमने कोई अच्छी लड़की पसंद करके शादी नहीं की तो मैं तुम्हें इस घर, जमीन जायदाद, परिवार और कंपनी से बेदखल कर दूंगा। और अगर अगले 15 दिन से पहले तुम मेरे सामने आए या तुमने बेवजह मेरे पास आकर मुझे मनाने की कोशिश भी की
तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। अयांश वापस पलटते हुए, ये सब क्या है दादाजी, ये कैसी जिद है। जिद अभी तुमने देखी ही कहाँ है, वो तो तुम अब देखोगे। हमारे लाड प्यार का बहुत फायदा उठा चुके हो तुम दादाजी। राजवर्धन जी उसकी तरफ से मुंह मोड़कर, मर गया दादाजी, आज के बाद मुझसे बात भी तभी करना जब मेरी बात पर अमल कर लो, वरना मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मिट्टी को भी हाथ लगाओ। उनकी बात सुनकर सब सकते में आ गए थे, लेकिन किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। राजवर्धन जी वहां से सीधे अपने कमरे में चले गए और जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। उनके जाने के बाद परिवार के बाकी सदस्य भी अयांश को घूरते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। अयांश वहां से अपने कमरे में ना जाकर सीधा ऊपर छत पर चला गया। वो रेलिंग पर हाथ रखे आसमान की ओर खाली नजरों से देख रहा था और अपने दादाजी की बातों को सोच रहा था। दादाजी उसकी शादी कराना चाहते हैं, मगर अयांश शादी नहीं करना चाहता। शादी और प्यार जैसे शब्द से भी उसे नफरत थी। अक्सर शादी को लेकर अयांश और उसके दादाजी के बीच बहस हो जाती थी, लेकिन आज के जैसा गंभीर मसला नहीं हुआ था। दरअसल शादी न करने की उसकी एक वजह थी, वो अपनी जिंदगी में प्यार और शादी जैसे रिश्ते कभी नहीं बनाना चाहता था। सख्त नफरत थी उसे इन शब्दों से, जिसकी वजह उसका अतीत है। आज की बातें याद करते हुए वो अपने बीते दिनों में खो गया। कॉलेज के दिनों में वो तन्वी नाम की एक खूबसूरत लड़की से बेहद प्यार करता था। उसके एक इशारे पर अयांश अपनी जान तक देने को तैयार रहता था। पूरे कॉलेज में उन्हें रोमियो और जूलियट के नाम से जाना जाता था। तन्वी एक खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। अयांश उसका दीवाना था और उसका हर सपना पूरा करने की ख्वाहिश रखता था, मगर तन्वी उसे धोखा दे रही थी। वो अयांश के अलावा किसी और से भी मिलती थी। असल में वो किसी और से प्यार करती थी। अयांश से वो उसकी दौलत हथियाने के लिए प्यार का झूठा नाटक कर रही थी। तन्वी और उसके दूसरे प्रेमी का प्लान था कि अयांश को अपने प्रेम जाल में फंसाकर तन्वी अयांश से शादी करने के बाद में उसे तलाक लेकर एलिमनी में अयांश की आधी जायदाद हासिल करके फिर अपने प्रेमी से शादी कर लेगी। वो दोनों ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मगर इत्तेफाक से एक दिन अयांश को सारी सच्चाई का पता चल गया। सच्चाई जानकर उसका दिल टूट गया, मगर उसने उसी वक्त तन्वी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़कर उसे अपने दिल और जिंदगी से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बाद फिर अयांश कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाया। प्यार और जज्बातों से उसे नफरत हो गई। हर खूबसूरत लड़की में उसे तन्वी नजर आती, हर लड़की से उसे नफरत हो गई थी। उसी दौरान अयांश के पिता विदित मल्होत्रा का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें काफ़ी समय तक बेड रेस्ट पर ही रहना पड़ा, जिसका असर उनके बिजनेस पर पड़ा। उन्हें बिजनेस में एक बहुत भारी नुकसान हुआ, जिससे उनकी कंपनी को बहुत घाटा हुआ। विदित जी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नतीजा ये हुआ, वह दिनों दिन बहुत कमजोर और बीमार रहने लगे। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर अयांश ने पूरा ध्यान अपने बिजनेस और कंपनी को संभालने में लगा दिया और थोड़े ही समय में उसने अपनी कंपनी का सारा घाटा पूरा कर दिया और कंपनी को उसी मुकाम पर ले आया। अयांश ने अपने दिन रात की मेहनत से और लगन से मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी को नंबर 1 की पोजीशन पर ला दिया। पिछले 3 साल से मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन की कंपनी को नंबर 1 कंपनी का अवार्ड मिल रहा है। तब से अब तक 4 साल गुजर गए, मगर अभी भी अयांश तन्वी के धोखे को भुला नहीं पाया है। इतना वक्त गुजरने के बाद भी अयांश न कभी किसी पर भरोसा कर पाया और न कभी किसी से प्यार कर पाया। बहुत सी लड़कियों ने अयांश के करीब आने की कोशिश की, मगर उसने बड़ी बेरुखी से उन्हें खुद से दूर कर दिया। ना वो कभी किसी लड़की के करीब जाता और ना वो किसी को अपने करीब आने देता। अगले दिन सुबह उठकर वह रोज की तरह ही अपने सारे काम करके ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया तो सब नाश्ता कर रहे थे। वह भी रोज की तरह सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि किसी ने उसकी गुड मॉर्निंग का ठीक से जवाब नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब वह बाहर से आते राजवर्धन जी
सुषमा जी को उनका नाश्ता कमरे में पहुंचाने का बोलकर अयांश को नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में चले गए। अपने लिए दादाजी का ये बर्ताव देखकर अयांश बिना नाश्ता किए चुपचाप ऑफिस से चला गया। अयांश का मानना था कि 1-2 दिन में सब पहले जैसा हो जाएगा, दादाजी भी सब कुछ भुलाकर नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे 5 दिन बीत चुके थे और घर का माहौल वैसा ही बना हुआ था। अयांश को सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन राजवर्धन जी की नाराजगी उसे चैन से रहने नहीं दे रही थी। अब वह परेशान हो चुका था और उन्हें मनाने के तरीके ढूंढने लगा, लेकिन राजवर्धन जी भी अब की बार टस से मस नहीं हुए। बीतते दिनों के साथ दादाजी के बात न करने से अयांश और ज्यादा परेशान होता जा रहा था, जिसका असर उसके काम पर भी हो रहा था। अयांश की कंपनी संभालने के बाद से विदित जी कभी कभारी ऑफिस आते थे, इसलिए उस पर जिम्मेदारी और काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। अयांश किसी भी कीमत पर दोबारा कंपनी को डूबते हुए नहीं देख सकता था। घर में भी दादाजी की वजह से तनाव का माहौल बना हुआ था। रोनित अयांश का बचपन का दोस्त और मैनेजर था। वह हमेशा से ही अयांश के साथ रहा था। अयांश की ऐसी हालत देखकर रोनित भी परेशान था। वह अयांश के बारे में सब कुछ जानता था और उसके शादी न करने की वजह भी, लेकिन उसके पास उसकी समस्या का कोई हल नहीं था जब तक खुद अयांश इस सब से बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। आज अयांश को ऑफिस से आने में बहुत लेट हो गया था। रात में जब वह घर पहुंचा तो सुषमा जी उसी का इंतजार कर रही थी। अयांश उनके पास आते हुए, आप अब तक सोई नहीं माँ? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज बहुत देर कर दी। जी आज पापा भी ऑफिस नहीं आए थे और एक जरूरी मीटिंग थी, बस इसी वजह से लेट हो गया। मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, आप तब तक खाना लगा दीजिए। सुषमा जी ने किचन में जाकर खाना गर्म किया और टेबल पर लगाया। तब तक अयांश भी नीचे आ गया। वो खाना खाने के लिए बैठ गया तो सुषमा जी ने उसके लिए खाना लगाया और उसके पास ही बैठ गईं। दादाजी ने खाना खाया? हम खा लिया है। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? जब इतनी चिंता है और बात किए बगैर भी नहीं रह सकते तो उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? आखिर घर में सभी तो यही चाहते हैं। काफी समय बीत चुका है अयांश, अब तुम्हें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अयांश बिना कुछ कहे उठकर ऊपर जाने लगा तो सुषमा जी, अयांश आज बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी, कहीं ऐसा ना हो तुम फैसला करने में बहुत देर कर दो। अयांश कुछ ठिठका, फिर सीढ़ियां चढ़ गया। एक दिन तनुश्री ऑफिस में अपना काम कर रही थी कि उसके पास किसी का फोन आया और वो हड़बड़ाते हुए रोनित के पास पहुंची। उससे घर जाने का बोलकर वहां से निकल गई। ऑफिस से निकलकर तनुश्री सीधे हॉस्पिटल पहुंची, जहां उसके नाना जी एडमिट थे। वो भी अपने काम की वजह से घर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके किसी साथी ने लाकर उन्हें यहाँ एडमिट करवा दिया और तनुश्री को फोन कर इसकी जानकारी दी थी, जिसे सुनकर तनुश्री घबराते हुए वहां से तुरंत ही निकल गई। सबसे पहले उसने जाकर अपने नाना से वार्ड का पता किया, फिर उनके पास पहुंची जहां उनका इलाज चल रहा था। तनुश्री को देखकर उसके नाना जी का सहायक उसके पास आया और उनकी स्थिति से अवगत कराते हुए जाने की परमिशन मांगी। तनुश्री ने उन्हें धन्यवाद बोलते हुए जाने के लिए कह दिया। तभी डॉक्टर वहां आए। उन्हें देखकर तनुश्री जाकर अपने नाना जी के डॉक्टर से मिली और उनकी हालत के बारे में पूछा कि अब वो कैसे हैं। डॉक्टर, देखिए उनकी कंडीशन बहुत खराब है। उनके सर में चोट लगी है, लेकिन ब्लड बाहर नहीं निकल पाया और उनके क्लोट्स उनके सर में ही जमा हो गया है। अगर जल्दी जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। तनुश्री, तो डॉक्टर आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? ऑपरेशन शुरू कीजिए ना। डॉक्टर, उसके लिए पहले आपको काउंटर पर फीस जमा करवानी होगी, हम तभी ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। तनुश्री कुछ असमंजस में पड़कर, कितनी फीस भरनी है डॉक्टर? जी 1 लाख। इसके आगे जो भी खर्चा आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तनुश्री सोच में पड़ गई। इस वक्त अंकुश भी शहर में नहीं है, किससे मदद मिल सकती है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करूं? तनु अपनी ही सोच में गुम थी कि फोन की रिंगटोन से उसका ध्यान टूटा। उसने पर्स से फोन निकाल कर देखा तो फोन नानी का था। इस सब के बीच वो नानी माँ को तो भूल ही गई। उसने फोन उठाकर कान से लगाया तो उधर से नानी माँ की घबराई हुई सी आवाज आई, तनु बेटा
तुम्हारे नाना जी अभी तक घर नहीं आए हैं और फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। नानी माँ, आप घबराइए मत, मैं अभी आती हूँ। तनुश्री डॉक्टर को पैसे का इंतजाम करने का बोलकर वहाँ से निकल गई। तनुश्री घर पहुंची जहाँ नानी माँ परेशान सी घूम रही थी। तनुश्री को देखते ही वो तुरंत उसकी तरफ आईं और बोली, पता नहीं बेटा, तुम्हारे नाना जी कहाँ रह गए, आज अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तनुश्री ने नानी माँ को अपने पास बैठाया और उनका हाथ अपने हाथों में थामकर धीरे से बोली, नानी माँ, नाना जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसकी बात सुनकर नानी माँ बहुत घबरा गईं और रोते हुए बोली, तनु, तुम्हारे नाना जी के अलावा हमारा यहाँ कोई नहीं है, उन्हें कुछ नहीं होगा। होगा तो नहीं ना? तनुश्री ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, नहीं नानी माँ, नाना जी को कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। नानी माँ ने जोर देते हुए कहा, मुझे अभी के अभी उनके पास जाकर उन्हें देखना है, तभी मुझे चैन मिलेगा। तो मुझे अभी उनके पास लेकर चलो। तनुश्री ने नानी माँ को बहुत समझाया, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तो हार कर तनुश्री उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंची। हॉस्पिटल में सत्येंद्र जी की हालत देखकर उनके होश ही उड़ गए। वे तनुश्री से लिपटकर जोर जोर से रोने लगीं। सावित्री जी, तनुश्री से लिपटकर अपने नाना जी को बचा लो। तनु, कुछ भी करो, उन्हें बचा लो। तभी डॉक्टर ने आकर तनुश्री से कहा, मिस तनुश्री, आप जल्द से जल्द काउंटर पर फीस जमा कराइए ताकि हम तुरंत ही उनका ऑपरेशन शुरू कर सकें। तनुश्री ने नानी को समझाया और पानी पिलाया। फिर वो उन्हें वहीं उसका इंतजार करने के लिए बोलकर पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल गई। तनुश्री वहां से सीधे ऑफिस पहुंची। वो रोनित को अपनी बात कही और कुछ मदद करने के लिए कहा। रोनित को भी तनुश्री से हमदर्दी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, आज विदित सर भी ऑफिस नहीं आए हैं और अयान सर का मूड बहुत खराब है। उनसे बात करने का मतलब है खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तनुश्री रोनित की बात सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसे किसी भी हालत में आज ही पैसे जमा करना जरूरी था, तभी उसके नाना जी का ऑपरेशन शुरू हो सकता था। हर बढ़ते मिनट के साथ उनके लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा था। तनुश्री किसी भी हालत में अपने नाना जी को खोना नहीं चाहती थी। तनुश्री रोते हुए रोनित से, अयान सर का ऑफिस किधर है, मुझे उनसे अभी बात करनी है। रोनित ने उसे अयांश के ऑफिस के सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोला, तनुश्री, एक बार फिर सोच लो, मुझे नहीं लगता सर तुम्हारी कोई भी मदद करेंगे। तनुश्री अपने आंसू साफ करते हुए अयांश के केबिन में चली गई और रोनित हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तनुश्री ने नॉक किया तो अंदर बैठे अयांश का ध्यान उस ओर गया। उसने कहा, कम इन। तनुश्री अंदर आई। उसने देखा एक आदमी उसकी ओर पीट करके एक बड़ी सी चेयर पर बैठा है। तनुश्री, हेलो सर, मेरा नाम तनुश्री शर्मा है। अयांश ने अपने हाथ उठाकर उसे आगे बोलने का इशारा किया। अयांश का इशारा पाकर तनुश्री ने कहना शुरू किया, सर, मैं आपके ऑफिस में पिछले 1 महीने से कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रही हूँ। आज मेरे नाना जी को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे उन्हें बहुत चोट आई है। उनकी कंडीशन अभी बहुत ख़राब है और उनके बचने के चांस बहुत कम हैं। पर अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें तो शायद मैं अपने नाना जी को बचा सकूं। मेरे नाना नानी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे अपनी नानी माँ को संभाल पाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे तुरंत ही 1 लाख रुपए जमा कराने के लिए कहा है। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती हूँ, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। मेरे नाना जी को बचा लीजिए प्लीज़। तनुश्री ने सब बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। उसकी आंखों से फिर भी आंसू बहने लगे थे। उसकी आवाज़ से उसके दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता था। तनुश्री की बात सुनकर अयांश सोच में पड़ गया था। अयांश ने चेयर को तनुश्री की ओर घुमाया और बोला, जैसा कि तुमने कहा, अभी तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किए केवल 1 ही महीने का समय हुआ है, तो उसके बिहाफ पर तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। तनुश्री हाथ जोड़ते हुए, सर प्लीज़ आप कैसे भी करके मेरी मदद कर दीजिए। अयांश उसके पास आते हुए, देखो, मैं तुम्हें कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग तो पैसा नहीं दे सकता, लेकिन अपनी तरफ से दे सकता हूँ, पर मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। तनुश्री ने अपने गालों पर बहते आंसुओं को साफ किया और अयांश की ओर देखते हुए, क्या चाहिए आपको सर? अयांश ने उसके और करीब आकर धीरे से कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी।
तनुश्री को अयान से ऐसी किसी शर्त की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम से शॉक्ड रह गई। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? अयांश उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए, वही जो तुमने सुना, मुझसे शादी कर लो, फिर 1 लाख क्या, जितना चाहे तुम बिना सोचे उतना पैसा ले सकती हो। इसे तुम हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी समझ सकती हो। मेरे पास पूरे दिन का टाइम नहीं है, जल्दी सोचकर बता दो कि तुम्हारा क्या फैसला है। मुझे आज के आज ही शादी करनी है, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। हमारी शादी केवल दिखाने के लिए होगी, असल में तुम फ्री रहोगी। मुझे केवल मेरे दादाजी के लिए उनकी पोता बहू चाहिए, और इसके लिए मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। तनुश्री ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों के आगे हॉस्पिटल के बेड पर मशीनों से घिरे हुए नाना जी और रोती बिलखती नानी माँ का चेहरा घूमने लगा। उसके इस समय अयांश की बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। इधर अयांश भी इसी सोच में गुम था कि अगर तनुश्री ने हाँ नहीं किया तो वो इतनी जल्दी शादी के लिए लड़की कहाँ से लाएगा। इस समय अयांश को केवल अपने दादाजी और हाथ से निकलती कंपनी की फिक्र हो रही थी। कुछ पल सोचने के बाद तनुश्री ने अपनी आंखें खोली और अयांश की ओर भावहीन और भरी निगाहों से देखा और कहा, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक बात आपको माननी होगी। पहले मेरे नाना जी का ऑपरेशन होगा, उसके बाद ही मैं आपसे शादी करूंगी। तनुश्री का फैसला सुनकर अयांश ने राहत की सांस ली। आखिर उसने दादाजी के दिए समय से एक दिन पहले ही लड़की ढूंढ ली और उसे शादी के लिए भी तैयार कर लिया। उसने रोनित को अंदर बुलाया और कहा, मिस तनुश्री को 1.5 लाख रुपए अभी इसी वक्त मेरे पर्सनल अकाउंट से लाकर दे दो और जल्दी ही हमारी शादी के लिए मंदिर में अरेंजमेंट करवाओ। उसने चेक साइन करके रोनित को पकड़ा दिया। रोनित अयांश के इस फैसले से आश्चर्यचकित होकर कभी तनुश्री और कभी अयांश की ओर देखने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना वो सच है। उसे इस तरह खड़ा देखकर अयांश ने गुस्से से कहा, अब खड़ा क्या है, जाकर वो कर जो कहा गया है। मिस तनुश्री, आप प्लीज मेरे साथ आइए। अयांश अपने केबिन से बाहर निकल गया। तनुश्री भी उसके पीछे पीछे चल देती है। रोनित ने कैश लाकर तनुश्री को थमा दिया तो दोनों गाड़ी में बैठ गए। अयांश ने गाड़ी को हॉस्पिटल की ओर मोड़ दिया। हॉस्पिटल में पहुंचकर तनुश्री ने सबसे पहले जाकर फीस जमा की और फिर डॉक्टर से मिलने गई तो उसने देखा कि अयांश पहले से ही वहां बैठा डॉक्टर से उसके नाना जी की हालत का जायजा ले रहा था। कुछ देर बाद ऑपरेशन शुरू हो चुका था। अब नानी माँ भी संभल चुकी थी। तनुश्री को अब अयांश की कही बात भी रखनी थी तो वो नानी से कुछ देर में आने का कहकर अयांश के साथ निकल गई। अयांश ने मंदिर के सामने लाकर गाड़ी रोक दी। तनुश्री सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखती है। अयांश उसके हाव भाव देखकर समझ जाता है कि उसके मन में चल क्या रहा है। वो अपनी नजरें सामने गड़ाए गंभीर होकर बोला, कोर्ट मैरिज के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो हमें शादी मंदिर में ही करनी होगी। अयांश ने अपनी बात पूरी की और गाड़ी से निकलकर मंदिर में चलने का इशारा किया। तनुश्री अयांश के पीछे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मंदिर में शादी के लिए मंडप तैयार हो गया था, जिसे देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। अयांश ने रोनित को इशारा किया तो उसने एक बैग लाकर उसके हाथ में थमा दिया। अयांश ने उस बैग को तनुश्री की ओर बढ़ाते हुए मंदिर के पास बने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, सब तैयारी हो चुकी है, इसमें कपड़े हैं, इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। उस बैग में एक रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइनर साड़ी थी, कुछ मेकअप का सामान और ज्वेलरी भी थी। आधे घंटे बाद तनुश्री तैयार होकर आ गई। उस साड़ी में लिपटी हुई वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। एक बार को तो अयांश की नजरें भी जैसे उस पर ठहर सी गई थीं, लेकिन अगले ही पल वो अपनी गर्दन को झटकते हुए होश में आ चुका था। तनुश्री ने अपने कदम मंडप की ओर बढ़ा दिए। उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, वो बहुत उदास दिखाई दे रही थी। आज का दिन तनुश्री को जिंदगी को ना जाने क्या मोड़ लेने वाला था। अयांश अपने ऑफिस सूट में ही था। अयांश ने अपनी बाहर कनिका को भी उसके लिए सरप्राइज है बोलकर यहाँ बुला लिया था। जल्दी ही शादी की रस्में पूरी कर ली गईं। सिंदूरदान के साथ ही पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। कनिका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो तनुश्री
जैसी खूबसूरत लड़की को अपनी भाभी के रूप में पाकर बहुत खुश हो रही थी। उसने पूरी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुषमा जी को भी भेज दी थी। घर में सभी को पता चल गया था। जहां इस तरह मंदिर में शादी करने को लेकर सभी नाराज थे, वहीं इस बात से बहुत खुश थे कि अयांश दादाजी की धमकी की वजह से शादी के लिए माना ही नहीं, बल्कि उसने शादी भी कर ली, वो भी दादाजी को दिए समय से पहले। अयांश के साथ उसके घर जाने से पहले ही तनुश्री ने अपने नाना जी से एक बार मिलने की बात कही, तो वो लोग पहले हॉस्पिटल पहुंचे, जहां कनिका और रोनित बाहर ही रुक जाते हैं और अयांश तनुश्री के साथ अंदर जाता है। तनुश्री अपनी नानी माँ के पास पहुंची। नानी माँ उसे दुल्हन के रूप में देखकर हैरानी से बोली, तनु, ये सब क्या है बेटा? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? और ये दुल्हन का श्रृंगार क्या है ये सब? तनुश्री रोते हुए नानी माँ के गले से लग गई और रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया। सावित्री जी तो ये जानती थीं कि जितना कैश डॉक्टर ने जमा कराने के लिए बोला था, बिना किसी की मदद के वो जमा करना संभव नहीं था, लेकिन कोई इस तरह उसके पति और नातिन की जिम्मेदारी ले लेगा, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। तनुश्री ने भी बिना अपनी चिंता किए अपने नाना जी की जिंदगी बचाने के लिए शादी के लिए हाँ कह दिया। इस बात पर उनको फक्र था। सावित्री जी अपनी सोच में गुम थीं। तभी उन्हें पैरों पर कुछ महसूस हुआ, तो उन्होंने नीचे देखा तो अयांश मुस्कुराते हुए उनके पैर छूने के लिए झुका हुआ था, तो उन्होंने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए सदा खुश रहो का आशीर्वाद दिया। सावित्री जी अपने आंसू पोंछते हुए तनुश्री के सिर पर हाथ फेरते हुए, तुमने आज तक जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं बेटा, अब जब तुम शादी कर ही चुकी हो तो बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी सुखमय और खुशहाल हो, तुम्हें जीवन का हर सुख मिले। मैं अब तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो गई हूँ। तुम दामाद जी के साथ जाओ और अपने अच्छे जीवन की शुरुआत करो। तुम्हारे नाना जी के ठीक होते ही मैं उन्हें लेकर गांव चली जाऊंगी, ताकि तुम भी अपने नए परिवार पर ध्यान लगा सको। जब तुम्हारे नाना जी को होश आ जाए तो हमारे जाने से पहले तुम उनसे आकर मिल जाना। मैंने राजन को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। लेकिन नानी माँ, मैं यहाँ अकेले नाना जी के और आपके बिना कैसे रह सकती हूँ? सावित्री जी ने उसे समझाया, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। दामाद जी से मिलकर मुझे तसल्ली हो गई है कि वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। अब तुम पर नए परिवार की जिम्मेदारी आ गई है, तो तुम उन पर ध्यान दो। आखिर तुम्हारे मामाओं का भी तो हमारे लिए कोई फर्ज बनता है। अयांश ने तनुश्री को चलने के लिए कहा। घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। अयांश ने सावित्री जी से इजाजत मांगी, तो उन्होंने भी दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए तनुश्री से कहा, जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद और प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। अयांश तनुश्री को लेकर जैसे ही मल्होत्रा हाउस के बाहर पहुंचा तो उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया। फिर उसने आकर तनुश्री की साइड का गेट खोलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो तनुश्री आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी, तो उसने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो, जल्दी हाथ पकड़ो और बाहर आ जाओ, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। तनुश्री ने नजरें घर की ओर की तो सबको मुस्कुराते हुए इंतजार करते पाया। तनुश्री ने गाड़ी से निकलकर मल्होत्रा हाउस के अंदर की ओर कदम बढ़ा दिए, तो कनिका दौड़कर उसके पास आ गई और तनुश्री का हाथ थामकर चलने लगी। तनुश्री जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसके हर कदम के साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। इतना आलीशान घर और इतने बड़े लोगों के बीच वो साधारण सी दिखने वाली लड़की कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी? वो इस वक्त बहुत असहज महसूस कर रही थी। सुषमा जी ने तनुश्री और अयांश को दरवाजे पर ही रोक दिया और खुद अंदर चली गईं। अयांश ने विदित जी और कनिका की ओर देखा तो उन्होंने अपने कंधे उचकाकर अनजान होना बता दिया। थोड़ी देर बाद सुषमा जी आरती की थाली लेकर बाहर आईं, तो अयांश हैरान होते हुए, माँ, अब ये सब क्या है? सुषमा जी अयांश को प्यार से डपटते हुए, तुम चुप करो, बहू पहली बार घर आती है तो कुछ रस्में तो होती ही हैं। बिना किसी को बताए चुपचाप मंदिर में शादी करके तुमने सबके अरमानों पर पानी फेर दिया, अब कुछ तो करने दो। कहते हुए उन्होंने दोनों को तिलक लगाया और फिर उनकी आरती उतारी। आरती के बाद सुषमा जी ने चावल से भरा हुआ कलश तनुश्री के सामने रखा और बोली, बेटा, अब इसे सीधे पैर से गिराकर अंदर आ जाओ।
तनुश्री ने कलश को पैर से गिराकर अयांश के साथ अंदर प्रवेश किया। उसका गृह प्रवेश बहुत अच्छी तरह से हो गया। कनिका ने आगे बढ़कर तनुश्री को सभी घर वालों से मिलवाया। भाभी, ये हैं हमारे प्यारे दादाजी और इस परिवार के मुखिया राजवर्धन मल्होत्रा। तभी तनुश्री ने आगे बढ़कर दादाजी के पैर छुए तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सदा सुहागन रहो बहू रानी, मल्होत्रा हाउस में तुम्हारा स्वागत है। फिर कनिका ने उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाया तो उसने सुषमा जी और विदित जी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। विदित जी ने भी तनुश्री के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बधाई हो सुषमा जी, आज से आपका प्रमोशन हो गया है। सुषमा जी हंसते हुए बोली, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। फिर वो तनुश्री और अयांश को साथ लेकर घर में बने मंदिर में लेकर गईं और वहां भी उनसे कुछ रस्में करवाईं। फिर उन्होंने कनिका से तनुश्री को अयांश के कमरे में छोड़कर आने के लिए कहा तो कनिका उसे अयांश के कमरे में छोड़ आई। अयांश को राजवर्धन जी ने अपने कमरे में आने के लिए कहा और वहां से चले गए। तनुश्री बहुत गौर से अयांश के कमरे को देख रही थी। स्काई ब्लू और व्हाइट कलर में कमरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। सभी चीजें सफाई से अपनी जगह पर व्यवस्थित रूप से रखी हुई थीं। कमरे के एक और बड़ा सा कांच का विंडो डोर और उसके बाहर बालकनी थी। उधर राजवर्धन जी के कमरे में, लड़की तो देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे साथ एकदम से शादी के लिए कैसे तैयार हो गई? कहीं तुमने कोई गड़बड़ी तो नहीं की है? क्योंकि कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था और आज तुम दुल्हन के साथ घर आ रहे हो। अयांश मुस्कुराते हुए, क्या दादू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कि आपको मुझसे ऐसी उम्मीद है? वो पिछले 1 महीने से हमारे ऑफिस में काम कर रही है। मैं अच्छी तरह से उसे जानता हूँ। मैंने आज उससे शादी के लिए कहा तो वो मान गई। उसके नाना नानी से मिलकर भी आया हूँ। तुमने आज मेरी कही बात का मान रखकर बता दिया है कि तुम मुझे कितना चाहते हो, चाहे कैसे भी की हो। तुमने शादी कर ली, दुल्हन घर ले आए, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। अब जाओ तुम भी आराम करो। तनुश्री अभी कमरे की खूबसूरती में ही खोई हुई थी कि तभी कमरे का डोर नॉक हुआ और खाने के साथ कनिका कमरे में आई। आइए भाभी, साथ में खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। तनुश्री मुस्कान के साथ वॉशरूम में गई और हाथ धोकर बाहर आई। फिर दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगीं। इस बीच तनुश्री कनिका के साथ बहुत सहज थी। उसकी बातें और व्यवहार से वह आज तो कुछ भी उसके साथ हुआ था सब कुछ भूलकर खुलकर बातें कर रही थी। अच्छा भाभी, अब मैं जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कनिका, तनुश्री ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, बोलिए ना भाभी, क्या बात है? वो मेरे पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं हैं। क्या आज रात के लिए कुछ हो सकता है? कल मैं घर जाकर अपने कपड़े ले आऊँगी। ओह भाभी, बस इतनी सी बात है और आप कितना सोच रही हैं इतनी सी बात को बोलने में। लेकिन फिकर नॉट, मैं हूँ ना, मैं अभी आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।